इतनी कमेटी और इतने रिकमेंडेशन के बाद इतने सालों में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, दैट मीन्स इसमें कुछ न कुछ समस्या है। कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो इंटेंशन ही नहीं थी हमारे फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। आप सरपंच का वोट भी देने जा रहे होंगे तो आपके सामने शक्ल किसकी आ रही होगी? हमारे प्रधानमंत्री जी की। नेता का पैसा गरीब आदमी के पास पहुंच रहा है, तो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा है, पर मनी तो सर्कुलेशन में ही रहनी चाहिए। भाई 4 साल 11 महीने आप पावर में हैं, वो आपको ब्राइट आइडियाज 4 साल 11 महीने में क्यों नहीं है जो अब आप करना चाह रहे हैं? इलेक्शन से 1 महीने पहले आपको सारे अच्छे अच्छे आइडिया कि ये करेंगे वो करेंगे, वोटर को उल्लू बनाने, वोटर को लुभाने के लिए। और हर चैनल पे लोगों ने यही सवाल उठाया कि यार तुम 4 स्टेट को तो एक साथ कर नहीं पाए और आप पूरे कंट्री को साथ की बात करते हो, तो कोई ना कोई लैक ऑफ सिंसियरिटी है। मेमोरी को फ्रेश रखना जिनका काम है वो भी नहीं काम करते, क्योंकि 90% मीडिया तो हाँ में हाँ मिलाने वाला ही हो गया है अनफॉर्चुनेटली। ये तो यही बातें तो हम रिफॉर्म के जरिए सुधारने की बात कर रहे हैं। किस वजह से? उन्होंने बात की करप्शन की, उन्होंने बात की वुमेन्स पार्टिसिपेशन के 50% वुमेन है, 7% या 8% पार्लियामेंट में है, 300 मिलियन 30 करोड़ लोग अनपढ़ हैं। तो यही सारी चीजें जो हमको पीछे ले जा रही हैं। नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है केंद्रीय कैबिनेट ने। उस कैबिनेट में घटक दल भी हैं। इससे नतीजा और निष्कर्ष ये निकलता है कि घटक दल शायद इस फैसले में साथ में। लेकिन देखिए, थ्योरेटिकली कोई चीज मुमकिन हो सकती है, क्या प्रैक्टिकली वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन है? और इस मुद्दे पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज्यादा अच्छा, और वो भी एसवाई कुरैशी साहब से अच्छा और कौन हो सकता है इस पर, इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करने के लिए। एसवाई कुरैशी साहब, समय देने के लिए द रेड माइक को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं आपका शुरुआती वक्तव्य जानना चाहता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन एज अ कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना, सालों से चला आ रहा है। इससे पहले अडवाणी जी ने कहा था, एक जमाने में वसंत साठे साहब ने कहा था। कई कमीशन, कई कमेटी इसको रिकमेंड कर चुकी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम में ये याद रखना चाहिए कि इतनी कमेटी और इतने रिकमेंडेशन के बाद इतने सालों में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, दैट मीन्स इसमें कुछ न कुछ समस्या है। तो और अभी भी 10 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये जब इस आइडिया को फ्लोट किया था, उन्होंने ये कहा था कि इसके ऊपर नेशनल डिबेट होनी चाहिए और कंसेंसस होना चाहिए। 10 साल डिबेट तो खूब हुई, लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ। फिर सरकार ने थक हार के कंसेंसस जाए भाड़ में, हम तो इसको तो इम्पोज करेंगे, थोपेंगे, ये इस नतीजे पे वो पहुंचे। तो फिर ये जो कोविन कमेटी बनाई गई, उनको ये कहा गया कि साहब साइमल्टेनियस इलेक्शन तो कराने हैं। अब आप की कमेटी ये फैसला करे, ये प्रोज एंड कॉन्स हमें नहीं चाहिए आपसे कि कराएं कि न कराएं, लेकिन हम सिर्फ आपसे ये कि हमें इसके लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, हाउ टू मेक इट पॉसिबल। तो इस कमेटी का मैंडेट ये रहा, जो 1 साल के पहले ये शुरू की थी, सितंबर 2023 में, और मार्च में 14 मार्च को इसकी रिपोर्ट आ गई थी। तो इस कमेटी में, इस सुझाव में कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फायदे तो इसमें ये है कि सीधी सी बात के तीनों टीयर्स, एक तो साइमल्टेनियस इलेक्शन, याद रखिए कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज या म्यूनिसिपल, ये तीनों मिलके ही साइमल्टेनियस की बात हो रही है। ये चीज तो प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन भी कही, आखिरी दिन भी कही, और इस कमेटी को जब मैंडेट दिया उसमें भी कही कि ये तीनों को करना है। तो फायदे क्या ये है कि देखिए, वोटर तीनों लेवल का एक ही है, आप और मैं। पंचायत का वोट हो तब हमने देना है, लोकसभा विधानसभा का है तो हमने देना है। जिस पोलिंग स्टेशन पे जाके आप वोट देंगे वो भी वही है। जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी वही है। सिक्योरिटी जो मशीनरी है वो भी वही है। तो ऐसी सूरत में इट मेक सेंस कि एक आदमी जाए, बजाय एक मशीन पे वोट बटन दबाने के, वो तीनों मशीनों का बटन दबा के घर आ जाए, और 5 साल तक उसको भी राहत, इलेक्शन कमीशन को भी राहत, नेताओं को भी राहत।
तो ये तो इसकी बेसिक लॉजिक और बेसिक इसका फायदा है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं कि क्या वाकई लोगों को ये 5 साल की राहत चाहिए। तो इस पे मुझे याद है कि मैं इंडिया फाउंडेशन की एक मीटिंग में गया और वहाँ पे बीजेडी के एमपी थे भर्तृहरि महताब। उन्होंने ये कहा कि जनता से तो पूछो वो क्या चाहती है, और उनका कहना ये था कि जनता बार बार इलेक्शन पसंद करती है, खुश है। और आई थिंक वो बड़ी लॉजिकल बात है कि देखिए हिंदुस्तान में इतनी पॉवर्टी है, पावरलेस लोग हैं, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियन, तो उनको पास एक ही पावर तो है, वोट की पावर। वो पावर भी वो 5 साल में बार बार यूज करते हैं तो इम्पोर्टेंट फील करते हैं, वो उनको 5 साल के लिए वंचित कर दिया जाए कि आप 5 साल बाद आना। तो ये फिनोमिनल आपने देखा होगा, कितने एमएलए और एमपी हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। लोग पोस्टर लगाते हैं गुमशुदा की तलाश। तो ये काफी कॉमन चीज है। तो बार बार इलेक्शन की वजह से कम अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियन बढ़ती है कि वो बार बार आते हैं, बार बार सरकार जनता के दरबार में आते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं, तो जनता भी ये इम्पोर्टेंट फील करती है, वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। उस लिहाज से जो बार बार इलेक्शन के फायदे हैं। अब उसके मैं चलता चला जाऊं या छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं नहीं, करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अगर शुरुआत में मतलब एनीथिंग शुरुआती वक्तव्य में आप जो बोलना चाहते हैं वो आप बोलिए, फिर मैं उसके बाद में अपने सवाल उसके बाद आते हैं। हाँ, तो इसमें ये जो है कि इसके जो फायदे और नुकसान मैं बता रहा था कि नुकसान इसमें इसमें ये कि एक तो जनता के जो पावर है वो द पॉलिटिशियन वो जरा कम हो जाती है। और साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जो सिस्टम हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इलेक्शन वेस्टमिंस्टर मॉडल चुना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ने, अम्बेडकर साहब ने, आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, यूएस सिस्टम प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी सेलेक्ट कर सकते थे, नहीं की। क्योंकि इंडिया की जो एक यूनिकनेस है कि इंडिया का शेयर साइज और इंडिया की डाइवर्सिटी, और आप जैसे जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स एज अ मेन कंपोनेंट, और वो मिलके इकट्ठे होकर यूनियन बनी। तो इम्पोर्टेंस इसकी यूनियन स्टेट्स पे है। यूनियन तो एक तरीका है गवर्नेंस का कि उन्होंने मिलके, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी है नहीं। तो जो ये फेडरलिज्म का तकाजा है कि स्टेट की पावर होनी चाहिए, कि देखिए हर स्टेट हर रीजन की अलग पॉलिटिक्स है, उनकी अलग पार्टीज हैं, और वही पार्टीज साउथ साउथ में जो इतना अच्छा कर रही हैं हिंदी बेल्ट से प्रभावित ना होके, तो बिकॉज फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर जगह के रियलिटी अलग है। तो ये चीज डर ये है कि फेडरल कैरेक्टर जो इंडिया का डिस्टर्ब होगा, कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो इंटेंशन ही नहीं थी हमारे फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो सिस्टम हो जाएगा। सरकार क्यों चाहती है कि हमारे नेता की एक पर्सनालिटी है, कैरिस्मा है, उनको पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, वो बहुत पॉपुलर हैं, और उसका फायदा ये होगा, और उनके बारे की इतनी पब्लिसिटी होती है हजारों करोड़ की, हर जगह पोस्टर पे, इस पे उस पे हर जगह फोटो होता है। आप सरपंच का वोट भी देने जा रहे होंगे तो आपके सामने शक्ल किसकी आ रही होगी? हमारे प्रधानमंत्री जी की। तो उस बेसिस पे आप सरपंच का इलेक्शन और पंचायत अपने मेंबर पंचायत के लिए वोट भी दे मतलब बैठेंगे। प्रेसिडेंशियल होने का खतरा है, जबकि हमने जानबूझ के ये चूज किया था ये मॉडल। जानबूझ के चूज किया था, वो मॉडल डाइल्यूट हो जाएगा, और पॉलिटिकल मकसद तो यही लगता है कि और तो कोई फायदा नहीं कि साहब वो प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी से डोमिनेट होके सारे लोग वोट दें। अच्छा, इसके ऊपर जवाब क्या दिया जाता है अक्सर संकेत जी, कि साहब हिंदुस्तान का वोटर बड़ा समझदार है। तो ये सुन के हम लोग बड़े फ्लैटर हो जाते हैं कि ओ हम बड़े, हमको समझदार कहा जा रहा है, बड़ा समझदार है वो। उसी इलेक्शन में लोकसभा के लिए अलग कैंडिडेट चुन रहा होता है और विधानसभा के लिए अलग चुन रहा होता है। और उड़ीसा की मिसाल दे दिया करते थे, अब लेटेस्ट मिसाल दे दें उड़ीसा की, क्योंकि उड़ीसा में लोकसभा के लिए वो बीजेपी को चुनते थे, स्टेट के लिए वो बीजेडी को चुनते थे। एक स्टडी थी, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, लेकिन मैंने मेरी किताब में मेंशन है और मैंने आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें कई आर्टिकल में एक स्टडी थी जो 20 साल के इलेक्शन को उसने एनालाइज किया, वोटिंग बिहेवियर को, और उसने ये देखा कि अगर इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं
तो 77% लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं जो सेंटर के लिए दे रहे हैं। और अगर इलेक्शन एक महीने स्टैगर हो जाए तो वो 77 से घट के 61 आ जाता है, और ज्यादा स्टैगर हो जाए तो और कम हो जाता है। और उसकी एक मिसाल बड़ी करीब में दिल्ली में है। इलेक्शन हुआ, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। साल भर बाद बीजेपी का इलेक्शन हुआ, उसमें मेरे ख्याल से पहले इलेक्शन में भी 5-6 आई थी, उसके बाद तो सातों की सातों आ गई। तो वही लोग जो विधानसभा के लिए चुन रहे हैं, लेकिन अगर एक ही दिन चुन रहे होते रिजल्ट दूसरे हो सकते थे, तो जैसा कि इस स्टडी ने दिखाया। तो इसलिए स्टैगर होना। और फाइनली इसके बाद मैं आपके क्वेश्चनिंग के लिए छोड़ दूंगा कि ये जो उसके रीजन दिए जाते हैं कि एक तो खर्चा बहुत होता है, एक सारा काम ठप हो जाता है। बेसिकली ये दो चीजें हैं, इन दोनों को मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्यों खर्चा कितना हो जाता है कि जो एक लास्ट स्टडी थी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने, हर इलेक्शन के बाद वो करते हैं, अभी वाले की नहीं की है, उन्होंने ये देखा 2019 के इलेक्शन में कि 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 40 में से 4,500 करोड़ जो इलेक्शन मैनेजमेंट पे इलेक्शन कमीशन ने खर्च किया वो हटा दीजिए, 60,000 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज का, कि ये खर्चा बचना चाहिए। मैं कहता हूँ ये खर्चा क्यों बचना चाहिए? ये तो बड़ी अच्छी चीज है। नेता का पैसा गरीब आदमी के पास पहुंच रहा है, तो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है, इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा है। पर मनी तो सर्कुलेशन में ही रहनी चाहिए। तो बजाय लोगों के लॉकर्स में बंद हो जाए, तो इसलिए इस खर्चे पे इतराज करना गलत बात है। लेकिन अगर वाकई आपको इस खर्चे की इतनी चिंता है, तो उसका मैंने एक ऑल्टरनेटिव रूट समाधान कई आर्टिकल में सजेस्ट किया। सरकार ने उसको सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, गौर किया, क्योंकि सिंसियर नहीं है। जो मैंने क्या आर्टिकल वो दिया कि एक स्टेप में आप 60,000 करोड़ से 6,000 करोड़ पे ला सकते हैं 1 मिनट के अंदर। और वो क्या है कि देखिए कानून में ये है कि आपके इलेक्शन पे जो खर्चा करते हैं उसके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए। तो जैसे लोकसभा का एक कैंडिडेट 95 लाख से ज्यादा, फिलहाल 95 लाख होता था शुरू में, 10 लाख 15 लाख 95 लाख, लेकिन उसकी पार्टी उसके ऊपर 20 करोड़ खर्च कर देती है। तो लिमिट की जो लॉजिक थी कि क्यों सीलिंग रखी गई थी, वो तो खत्म हो गई। आप 20 करोड़ खर्च करेंगे आप किसी पार्टी के, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं 95 लाख में इलेक्शन लड़ूंगा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिस्टर्ब हो गई लॉजिकली, बिल्कुल। तो जहां से हमने अपना सिस्टम बोरो किया है, यूके वेस्टमिंस्टर मॉडल, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पे भी लिमिट है। यहाँ पे भी लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, 60,000 करोड़ से 6,000 करोड़ पे ना आ जाए तो मैं नाम बदल लूंगा। तो उसको क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि वो इंटेंशन ही नहीं है, मकसद ही नहीं है कि लॉजिक कुछ और कहना कुछ और कह रहे, दूसरे के सारा काम ठप हो जाता है। आई डोंट बाय दैट। कोई काम ठप नहीं होता। मॉडल कोड आप डाउनलोड कर लीजिए, जरूर कर लीजिए, मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और आप अपने व्यूअर्स को भी कहें कि वो सब डाउनलोड कर दे। 15-20 पेज की एक डॉक्यूमेंट है, बड़ी काम आएगी, उसको बार बार देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि इलेक्शन के दौरान मॉडल कोड वायलेशन के जिक्र आता रहता है ना, उसमें आप देखेंगे सिर्फ एक पाबंदी है कि रूलिंग पार्टी कोई नई स्कीम अनाउंस नहीं करेगी। अब नई स्कीम ये उसमें ये इसके ऊपर पार्टी क्या कहते हैं, देखो बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये नालायक इलेक्शन कमीशन, इसकी वजह से हम तो आपके लिए इतना कुछ करना चाहते थे, ये करना चाहते वो करना चाहते थे, ये नालायक कम्बख्त है इलेक्शन कमीशन और ये मॉडल कोड, इसकी वजह से हम नहीं कर पाते, सारा काम ठप हो जाता है। इससे बड़ी कोई बकवास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? 4 साल 11 महीने आप पावर में हैं, वो आपको ब्राइट आइडियाज 4 साल 11 महीने में क्यों नहीं आए जो अब आप करना चाह रहे हैं? इलेक्शन से 1 महीने पहले आपको सारे अच्छे अच्छे आइडिया कि ये करेंगे वो करेंगे, वोटर को उल्लू बनाने, वोटर को लुभाने के लिए। तो और कहते हैं जी सारा काम ठप हो जाता है। बार उसमें साफ लिखा हुआ है कि एवरी ऑन गोइंग प्रोग्राम विल कंटिन्यू। तो कोई जो नए प्रोग्राम बस आप न कहिए, ये पाबंदी कोई अनरीजनेबल है, आप बताइए। और एक और भी इसके साथ जुड़ा हुआ कि आप कोई ट्रांसफर इन दिनों न कीजिएगा, जो करने पहले कर लीजिए। अरे भाई इलेक्शन तो सबको पता होता है कि आने वाले हैं। सो जो आप उसे जो आज अच्छा अनाउंसमेंट और अच्छा ट्रांसफर करना चाहते थे 1 महीने पहले कर लीजिए। वो नहीं, वो तो अभी करने हैं, वरना इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड के सब काम ठप कर देते। कोई काम ठप नहीं होता। अच्छा फिर ये कि भारत के अक्सर बहुत लोग कह रहे होते हैं कि भारत के हर कोने में कभी ना कभी हर वक्त कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है, जरूर होता रहता है।
नागालैंड में इलेक्शन हो रहा है तो आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा इसका? गाजियाबाद में हो रहा है तो आपका दिल्ली में इस पे आप पे क्या असर पड़ेगा? गुड़गांव में हो रहा है तो सोनीपत के इलेक्शन के क्या होगा? इलेक्शन कहीं ना कहीं हो रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है। जहां भी इलेक्शन होगा इलेक्शन कमीशन वहां होगी, और पॉलिटिकल पार्टी जो उस इलाके की है या नेशनल पार्टी है उनका कंसर्न वहां पे होगा। जनता को तो कोई कंसर्न नहीं है, जनता को तो कोई चिंता नहीं, पता भी नहीं लगेगा कहाँ का इलेक्शन हो रहा है। आप बताइए, हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है, आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं, आपको पता है कुछ हंगामा देखा आपने कुछ दिल्ली में? कुछ पता ही नहीं कोई दिल्ली वाले। तो इसलिए ये कहना कि ये सब काम ठप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है। नथिंग स्टॉप। बल्कि एक आध बार हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुला के, वो हमें सुनने में आया कि जी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज वो फाइलों को क्लियर करना बंद कर दीजिए, मॉडल कोड लग गया। हमें बुला के कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा कि हड़काना पड़ा कि क्या मतलब है कि ये फाइलें बंद कर दी। हम बल्कि हमारे पास भेजनी शुरू कर दी। हम एक दिन गए तो हमारे पास स्टील मिनिस्ट्री का आदमी टाटा स्टील का नीचे खड़ा होगा जी। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो यहाँ कि जो हमारी फाइल आपके आएगी? उन्होंने कहा स्टील माइंस कोल से हमारा क्या लेने देना। हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया कि भाई इंस्ट्रक्शन जारी करो, जो उन्होंने की कि भैया सिर्फ नई स्कीम अनाउंस नहीं करनी, बाकी सारे काम चलते रहने चाहिए। और तो और अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, वो ऐसी सूरत में उसी में लिखा हुआ है उसमें, ऐसी सूरत में आप नई स्कीमें भी कर सकते हैं। बल्कि और तो और कुछ ऐसे हालात भी आप देखिए कितनी फ्लेक्सिबल है ये, कि एक दफा क्या हुआ कि एक सरकार 2 रुपए पेट्रोल के पर लीटर पेट्रोल की प्राइस घटाना चाहती थी, और 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा था, 2 महीने तक चलना था। तो ये हमारे पास है कि क्या करें। तो हम अगर क्लैरिकल सोच से सोचते कि नहीं 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 नहीं, मॉडल कोड लगा हुआ है पूरे देश में, हम नहीं अलाउ करेंगे, हमने अपना दिमाग यूज किया। हमने कहा कि भाई पूरा इतना बड़ा देश है, 2 रुपए का लोगों को फायदा होने जा रहा है। ऑफकोर्स 2 रुपए अगर कोई सरकार उसको घटा रही है तो उसको 100 वोट फालतू मिल जाएंगे, लेकिन हमने ऑन बैलेंस हमने कहा कि इस चीज को अलाउ कर दे कि 2 महीने जनता को, पूरी देश को इंतजार न कराएं। हमने ऑन गोइंग इलेक्शन के दौरान ये चीज अलाउ कर दी, क्योंकि हमने इसका में बैलेंस में ही देखा कि ये कर देना मुनासिब है। उस पर ऑपोजिशन ने थोड़ा सा शोर मचाया, हमारा पास आया, उन्होंने कहा नहीं, हम हमसे पूछ के किया, चुप हो गए वो भी। तो इसलिए एक दफा, बल्कि मैं एक और भी मिसाल दिखा दूं, मेरे पास एक फोन आया कैबिनेट सेक्रेटरी का, मैं अपने लॉन में टहल रहा था, फ्राइडे मॉर्निंग थी, कि जी गवर्नमेंट वो जो एमपी लैड फंड है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, उसको 2 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ करना चाहती है। और शायद वही जमाना था कि वो 5 स्टेट के इलेक्शन चल रहे थे। तो गार्डन में टहलते टहलते 8,000 करोड़ की इम्प्लीकेशन का डिसीजन था, लेकिन चूंकि सेंसिबल था कि भाई पूरे हिंदुस्तान के लिए होना है, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि ये कह दो उनको, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि बिल्कुल अनाउंस करते हैं, सिर्फ ये वजाहत करते हैं कि इन 5 स्टेट में ये 1-1.5 महीने लागू नहीं होगा, कि उन 5 स्टेट में 1.5 महीने बाद लागू होगा। विद इन 10 मिनट मेरे पास गूगल पे, उस पे आईपैड पे ये खबर आ गई। वर्बटिम के प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने कुरैशी से बात कर ली है, उसने कहा है कि हाँ आप कर सकते हैं, सिर्फ 5 स्टेट में नहीं करना, तो इसलिए मैं अनाउंस करता हूँ। जो हम कौन सा डेवलपमेंट को रोकते हैं भाई? कभी भी नहीं रोकते। ये आप इमेजिन कीजिए कि ये 2 महीने ने जो मिसालें दी, ये इसका कोई जवाब दे दे। तो ये हम इल्जाम दिया जाता है इलेक्शन कमीशन पे कि मॉडल कोड की वजह से काम ठप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ये गलत है। हाँ, आपने बहुत डिटेल में समझाया कुरैशी साहब कि जो जरूरतें बताई गई हैं, कैसे वो जरूरतें दरअसल जरूरतें हैं ही नहीं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कुरैशी साहब, एक एक करके एक चीज और बताई जाती है कि इलेक्शन कमीशन के संसाधन सारे टाइम इस्तेमाल में होते रहते हैं। अब आप अभी का ही उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव ड्यू है, झारखंड में भी ड्यू है। सो इन द स्पिरिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, कायदे से, और दिल्ली में भी फरवरी में ड्यू है, कायदे से सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए थे। लेकिन कश्मीर हरियाणा अलग हो गया और बाकी चुनाव अलग हो गए, और अभी के इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कहते हैं कि दरअसल रिसोर्सेस को मैनेज करने में आसानी होगी। तो ऐसे में जब इतने सारे चुनाव एक साथ होंगे तो वो जो रिसोर्सेस का एकदम से सर्ज होगा, वो हम कैसे पूरा करेंगे? वो तो और बड़ी क्राइसिस हम खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये मैं भी बता दूं, ये इन्होंने एक बात सीईसी ने कही, लेकिन उन्हीं सीईसी ने, सी कमीशन ने लिखित में
साइमल्टेनियस इलेक्शन को सपोर्ट किया। तो 5 स्टेट को साइमल्टेनियस आप कर ना पाए और पूरे देश के साइमल्टेनियस को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी तो कंट्राडिक्शन है। क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई न मीडिया पूछता है न लोग पूछते हैं, कोई लोगों को तो स्ट्राइक भी नहीं करता। तो यही कंट्राडिक्टरी चीज है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और 2 दिन में कम से कम 20 चैनल से मेरी बात हुई और हर चैनल पे लोगों ने यही सवाल उठाया कि यार तुम 4 स्टेट को तो एक साथ कर नहीं पाए और आप पूरे कंट्री को साइमल्टेनियस की बात करते हो, तो कोई ना कोई लैक ऑफ सिंसियरिटी है। और एक मिसाल इसमें मैं जो और इजाफे करता हूँ इसमें कि देखिए हिमाचल और गुजरात का इलेक्शन हमेशा साइमल्टेनियस होता था, एक साथ होता था। लेकिन पिछले 10 साल में 2 बार इलेक्शन हुआ, 25 दिन सेपरेट कर दिया। उसी सरकार ने इसको करवाया जो कहती है कि जी बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग मॉडल कोड काम ठप हो जाता है, तो आपने 25 दिन प्रोलॉन्ग क्यों कराया गुजरात में? हिमाचल के इलेक्शन के फौरन बाद अब उसी दिन क्यों नहीं हुआ? गुजरात का 25 दिन बाद हुआ, तो गुजरात में 25 दिन मॉडल कोड चला, काम ठप हुआ। किसने ठप कराया? जिसने इस इलेक्शन को एक्सटेंड किया। तो साइमल्टेनियसली जब बात करते हो और करते ऑन द ग्राउंड कुछ और करते हो, तो उससे तो सिंसियरिटी पे क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा। लेकिन ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने लिया होगा ना कुरैशी साहब? बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ही लिया करती थी एंड आई होप कि अभी भी इलेक्शन कमीशन ही करती है। चलिए ये इलेक्शन कमीशन ही इसका जवाब दे दे, सरकार ना दे। लेकिन अब मैं समझता हूँ हम लोगों को जनरल इंप्रेशन ये है कि उनके ऊपर दबाव डाला गया होगा, हालांकि दबाव डालने का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है और उसको दबाव को दबाव मानने के हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा सेपरेट किया? और आप उनके उस वक्त की आर्ग्यूमेंट भी कमीशन की सुने, ऐसी ही थी जैसे कि अभी आपने आर्ग्यूमेंट बताई, इतनी फुसफुसी, इतनी इलॉजिकल थी कुछ आर्ग्यूमेंट थी। और हुआ क्या था, कुछ 25 दिन में 22,000 करोड़ की अनाउंसमेंट एक बहुत बड़े नेता ने कर दी। अरे भाई इलेक्शन तो की डेट 5 साल पहले पता होती है, 5 साल पहले पता होती है। इलेक्शन की डेट आपको मालूम है कैसे फिक्स होती है? जिस दिन नए विधानसभा या पार्लियामेंट का पहले सेशन की पहली डेट होती है, वहां से सेशन की टर्म खत्म होती है। वो 5 साल कब खत्म होंगे आज बैठे हुए मालूम है। तो आप ये सारी अनाउंसमेंट 15 दिन पहले क्यों नहीं कर सकते थे? कोई तो पूछे, लेकिन किसकी हिम्मत है पूछने की? बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल अक्सर राजनीतिक गलियारों में तो ये कहा जाता है पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट। तो चुनाव के एकदम नजदीक अगर घोषणा करें तो हो सकता है लोगों को याद रहेगा। 5 साल से अगर करते रहेंगे तो चुनाव के वक्त क्या दिखाएंगे कि क्या घोषणा की। तो ये सारे कुछ पॉलिटिकल लॉजिक हैं कुरैशी साहब। यस, ये बिल्कुल ये रीजन हो सकता है। लेकिन पब्लिक मेमोरी बिल्कुल शॉर्ट हो सकती है, लेकिन मीडिया की मेमोरी तो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन पार्टीज की मेमोरी तो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों का काम है और ऑपोजिशन का काम है कि पिछले मैनिफेस्टो के कोई भी पार्टी हो मैंने उसको याद दिलाएं कि उस मैनिफेस्टो में ये इस पार्टी ने, उस पार्टी ने, उस पार्टी ने, तीसरे ने, चौथी ने ये प्रोमिस किए थे और उसमें से कितने पावर में आने के बाद फुलफिल किए, ये सब आप सामने रखें। तो उस मेमोरी को फ्रेश रखना जिनका काम है वो भी नहीं काम करते, क्योंकि 90% मीडिया तो हाँ में हाँ मिलाने वाला ही हो गया है अनफॉर्चुनेटली। और नेताएं जो बाकी के हैं उनमें की भी सूझबूझ या कमिटमेंट कुछ लिमिटेड है। वो क्यों नहीं होमवर्क करते? वो काम करें। वो सब चीज इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि वो सारे मैनिफेस्टोस की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करें। ये सजेशन आता है बड़ा सीरियसली। अरे भाई इलेक्शन कमीशन को कुछ काम और नहीं है? इलेक्शन कमीशन का काम सबसे बड़ी दुनिया का इलेक्शन को कंडक्ट करना है और वो हम मैनिफेस्टोस को मॉनिटर करते रहे कि ये किया था नहीं किया था। फिर आपका क्या काम है? और सब काम ही इलेक्शन कमीशन कर देगी तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी और मीडिया क्या करेगा? तो आप हम सब अपना अपना काम करें। अब कुरैशी साहब एक महत्वपूर्ण सवाल और आता है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। देखिए पहले इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होते थे और ये जो मैं नोट देख रहा हूं जो कल कैबिनेट से मंजूरी के बाद आया उसमें भी लिखा हुआ है कि 1951 से लेकर के 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस वर हेल्ड। लेकिन कोई वजह रही होगी ना कि 67 के बाद वो प्रैक्टिकली अलग हो गया या
वो अलग अलग होने लगा। कुरैशी साहब, अगर हम फिर सपोज बाय सम स्ट्रोक ये हो जाता है, पास भी हो जाता है, रेटिफिकेशन भी हो जाता है, संसद के दोनों सत्रों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो जाता है, लेकिन इससे आने वाली जो प्रैक्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टीज हैं, फर्ज कीजिए किसी स्टेट में सरकार गिर गई, उसके बाद अब आप इंतजार करेंगे 4 साल या 3 साल या 2 साल, इन सब चीजों पर कैसे फोकस किया जाए? नहीं, आपने अपने सवाल में सारे जवाब वही दे दिए जो मैं देता रहा हूँ। आपने जरूर मेरे जवाब कहीं ना कहीं सुने हैं, वहां से लिए होंगे लेकिन कोई बात नहीं, हमने जवाब इतने सही किए कि देखिए, ये मैंने 1000 बार सुना कि पहले 10-15 साल साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, तो अब क्यों नहीं हो सकते? ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि पहले 15 साल होते थे, लेकिन बाद में होने क्यों बंद हुए, वो भी तो हिस्ट्री है, वो भी तो करेक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट है। और आपने ठीक कहा, वो फिर हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। किसी वजह से सरकार गिर जाएगी कोई, तो क्या करेंगे? 4.5 साल तक प्रेसिडेंट रूल रखेंगे, लटका के रखेंगे, तो जिस वजह से ये हुआ था वो वजह तो फिर हो जाएगी। आप ठीक है, एक साइमल्टेनियस इलेक्शन 2029 का एक बार फिर करा दीजिए, लेकिन 6 महीने के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट गिर गई, तो उसका इलेक्शन तो कराएंगे। और बल्कि कोविंद कमेटी ने भी यही कहा है कि साहब, अगर कोई सरकार गिरती है तो उसका इलेक्शन तो हम करा देंगे। तो फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन कहाँ गया भाई, जब सही बात। इलेक्शन ही करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए कराएंगे ना, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के तो सफाई होगी ना कि हाँ तो फिर बार बार इलेक्शन तो हो गया। फिर हाँ। दूसरी ये कि, है ना, दूसरी ये कि 5 करोड़ 10 करोड़ लोग खर्च करते हैं लोग 5 साल के इलेक्शन के लिए। अब वो कोविंद कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 2 साल का जो रिमाइंडर टर्म है उसके लिए खर्चा करेंगे। जब आप कंटेस्ट करेंगे तो खर्चा तो होगा ही होगा, तो पूरा खर्चा करेंगे सिर्फ 2 साल के इलेक्शन के लिए, तो किसको फायदा हुआ? कमेटी की रिकमेंडेशन पे भी अगर आप आए इसमें दो, एक तो यही रिकमेंडेशन बिल्कुल ही एब्सर्ड है, बिल्कुल ही बेतुकी है। दूसरी जो मैं इसमें कुरैशी साहब को रिकमेंडेशंस पढ़ देता हूं और 6 पॉइंट्स हैं, इस पर आप अपना वो तर्क दे दीजिएगा। पहला, इम्प्लीमेंटेशन इन 2 फेजेस, 2 चरणों में, मतलब वो वन नेशन वन इलेक्शन भी ऐसे 2 भाग में होगा। दूसरा, इन फर्स्ट फेज कंडक्ट लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस, सेकंड फेज कंडक्ट लोकल बॉडी पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस, यानी कि ऑलरेडी 2 चुनाव हो गए। कॉमन इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल इलेक्शंस, will initiate detailed discussion throughout the country and constitute an implementation group. ये 6 रिकमेंडेशन है। ये 6 हो गए। अच्छा, मैंने इनको 3 समझा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको सबसे पहले जरा मुझे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जल्दी भूल जाता हूँ, पहले वाली बता दीजिए। इम्प्लीमेंटेशन इन 2 फेजेस, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा, दूसरे अच्छा, चरण में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, जो कि जनरल इलेक्शंस के 100 दिन के अंदर अंदर हो जाए। अब ये तो मुझे बहुत ही एब्सर्ड रिकमेंडेशन लगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से हमारा मतलब लोकसभा और विधानसभा है। ये इसकी लैंग्वेज है कि हमारा मतलब साइमल्टेनियस से ये है। साइमल्टेनियस का मतलब तो तीनों फेजेस था, आपने अपना मतलब शॉर्टन क्यों कर दिया ना? ये इन 2 टीयर्स पे 543 एमपीज हैं, 4120 एमएलए होते हैं, 5000 लोगों के लिए आपने पूरे देश में उथल पुथल मचाने का फैसला कर लिया, ठीक है ना? 100 दिन के बाद पंचायत की इलेक्शन की बात हो रही है ना। 100 दिन के बाद पंचायत इज नॉट साइमल्टेनियस इलेक्शन, it is a separate election with a totally different new and entire A to Z बंदोबस्त। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कहाँ गया? आप क्या, या तो आपने खुद इसको समझा नहीं या लोगों को बेवकूफ समझ लिया? क्या रिकमेंडेशन है ये? बड़े बड़े लोग थे समझदार, इसमें वकील भी थे। ये बताइए क्या मतलब है कि 100 दिन के बाद, अब 100 दिन के बाद दोबारा रिपीट कर रहे हैं एक्सरसाइज। और सीसी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 15 मिलियन या 1.5 करोड़ लोग गवर्नमेंट सर्वेंट ने इलेक्शन कराया। नाउ आप देखिए, दुनिया की बिगेस्ट एक्सरसाइज है, बड़ी टायरिंग, बड़े डिफिकल्ट एरियाज में, बॉर्डर में एरियाज में, नक्सल एरियाज में, जगह जगह हम करते हैं। इनको हम 3 महीने के बाद दोबारा भेजेंगे कि अब दोबारा जाओ, अभी उनकी थकन उतरी नहीं है, दोबारा भेज रहे हैं। आप अपने घर में, आप अपनी बहन बेटी बीवी ये जो इलेक्शन ड्यूटी करती हैं उनसे जरा पूछ के तो देखिए कि साहब 3 महीने के अंदर दोबारा आपको भेजेंगे। वो पहले ही इलेक्शन में रो रही होती हैं, अब दोबारा उनको फिर भेजने की बात कर रहे हैं। रिकमेंड करने वाले ने तो
एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन दे दी, जनता से तो पूछिए जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अच्छा, तीसरी चीज जो इसका नुकसान है कि चलो हम तो डंडा चला के इन लोगों को फिर भेज देंगे, सारा लॉजिस्टिक वो करके, इलेक्शन कमीशन के बड़े लंबे हाथ हैं, हम सब करके दोबारा बंदोबस्त कर देंगे। लाखों लोग दोबारा वोट देने नहीं आ पाएंगे, ये लिख के ले लीजिए मुझसे, क्योंकि मजदूर हैं, दिल्ली से पटना जाना है, कहां से कहां जाना है, और वो छुट्टी लेके आते हैं, अपना मजदूरी दिहाड़ी छोड़ के जाते हैं। एक बार तो चलो 2 साल 3 साल में 5 साल में इलेक्शन होता है, चले जाते हैं। 3 महीने में दोबारा आप उनको बुलाएंगे, लिख के ले लीजिए कि आधे आदमी वापस नहीं आएंगे, और अगर वापस नहीं आएंगे तो आपने उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जबरदस्ती छीन लिया। तो ये इसका भी हिसाब होना चाहिए, कोई हिसाब दे इस बात का। तो इसलिए ये इसको बहुत अच्छी तरह इसको गौर से इस स्कीम के सारे पहलू नहीं किए गए जल्दबाजी में। हालांकि ये रिपोर्ट में कुछ बहुत सारी अच्छाइयां हैं। सबसे ये है कि इन्होंने बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन तो किए, और इनको 21,558 रिस्पॉन्सेज आए, जिसमें से उन्होंने कहा कि 80% उसके फेवर में। लेकिन कल ही मैं किसी चैनल पे सुन रहा था कि साहब ये 80% इसलिए आया है कि ये रिस्पॉन्सेज सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में मांगे गए थे, तमिल तेलुगु में मलयालम में क्यों नहीं मांगे गए थे? पूरे हिंदुस्तान की 23 लैंग्वेजेस में मांग के देखिए, क्योंकि फेडरल इश्यू तो वहां पे चल रहा है ना, फेडरलिज्म का। वहां के रिस्पॉन्सेज देख लीजिए। तो और ये फ्लॉड हो गई ये रिपोर्ट। तो जो चीज बड़े अपनी शान से बताया जा रहा है कि 80% आउट ऑफ 21,000, लेकिन सिर्फ हिंदी बेल्ट के, उनसे पूछोगे तो वही जवाब मिलेगा। दूसरी चीज ये कि साहब 47 पार्टियों से पूछा, उन्होंने 32 ने इसको फेवर किया, 15 ने अपोज किया ना। 32 और 15 देखने में बड़ा अच्छा नंबर लग रहा है। अरे भाई लॉजिकल है, जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, चाहे उनका बिलीफ इसमें हो या ना हो, वो तो सपोर्ट ही करेंगे। और एक मिसाल ये कि उसी बीजेडी ने जब तक अब से साल भर पहले जब इनके सामने पेश हुए कमेटी के, तो इसको साइमल्टेनियसली को सपोर्ट किया था। अब वो बीजेपी से उनकी हो गई कुट्टी, अब वो लड़ाई हो गई। अब पूछिए उनसे कि वो अब क्या कहते हैं वो। तो इसलिए ये कि जो 32 और 15 ये सब भी, ये तो पॉलिटिकल लाइन पे है कि भाई जो आपके एलाइज हैं, किसकी हिम्मत है कि उसको अपोज कर दे, चाहे दिल से उनको और कुछ भी। और अगर किसी वजह से इनमें से कुछ पार्टियां टूटती हैं तो देखिए उनके ओपिनियन भी बदल जाएगी अगले दिन, है ना। तो इसलिए इसमें भी कोई खास बल नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट की जो खूबी कि इसने हर चीज, जिसने जो कहा वर्बेटिम रिकॉर्ड कर दिया, किसी ने मुखालफत की, छुपाया कुछ नहीं। और पिछली सारी रिपोर्टें और एवरीथिंग उस लिहाज से बड़ी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, बड़ी अच्छी रिसर्च एंड रेफरेंस बुक है हम सबके लिए। तो उस लिहाज तक ये ठीक है। रिकमेंडेशन इसकी बड़ी कमजोर है, जो कि जैसे कि मैंने बताई। अगला बताइए कुरैशी साहब। अगला है कि जो इलेक्टोरल रोल है वो सेम रहेगा, कॉमन इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल इलेक्शंस। अब चाहे वो 100 दिन पहले हुए चुनाव हो या 3.5 महीने बाद हुए चुनाव। ये बहुत अच्छा सुझाव है। और ये सुझाव इनका ही नहीं है, ये सुझाव तो साल साल से टेबल पे है, आता जाता रहता है। और हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन की एनुअल 2 मीटिंग होती हैं, और उनमें से एक मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इनवाइट किया जाता है। उसमें कितनी बार मेरे वक्त में 14 साल पहले ही उठा था। और उसका सोल्यूशन के आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए तीनों टीयर पे वोटर तो संकेत उपाध्याय ही हैं, लेकिन एमएलए के उसमें संकेत उपाध्याय का नाम है, पंचायत के बाद में नाम कट गया। तो ये तो इसलिए अलग अलग रोल का कोई लॉजिक नहीं है कि होनी चाहिए। ओनली प्रॉब्लम जो इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको डील करना पड़ेगा, जो इन्होंने जिक्र तो किया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, पर लोकल बॉडी इलेक्शन उसका काम है। तो वो ये कहता है कि जी ये मुझे डीएम और ये एसडीएम मुझे पसंद नहीं है, मैं बदलना चाहता हूँ, ये बेईमानी कर रहा है, ये इलेक्टोरल रोल अच्छे नहीं बना रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है, हम नहीं इसको हटाएंगे। तो इन्होंने कह दिया कि जी कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कहना आसान होता है, कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। या तो ठीक है स्टेट इलेक्शन कमीशन को एबॉलिश कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कर ले। आइडिया बहुत अच्छा है, बल्कि मैंने एक सजेशन उसको कई फोरम पे दिया है कि देखिए
हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो लोएस्ट यूनिट है वो एक पोलिंग स्टेशन है, जो सपोज एक गांव की पूरा गांव एक वो यूनिट है हमारे लिए। तो पंचायत इलेक्शन में 10-12 वार्ड हैं, उनकी लोएस्ट यूनिट वार्ड है। हमें वार्ड जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कौन से वार्ड में रहते हैं। पंचायत इलेक्शन वाले को वो वार्ड जानना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा कि साहब एक ही रोल बना दीजिए, हम अपने जिस वक्त देख रहे होंगे तो वार्ड के ऊपर हम एक पर्दा चिपका देंगे, इसको मास्क कर देंगे, कंप्यूटर की टर्म में मास्क कर देंगे, हमें वो जानने की जरूरत नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पंचायत इलेक्शन करेगी तो इसको अनमास्क कर देगी, इस पे से पर्दा उठा लेगी, उसको उसके अंदर वार्ड छुपे हुए नजर आ जाएंगे, वो कर दीजिए। तो प्रिंसिपली बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को स्मूथ चलाने के लिए अच्छा सोच समझ के करना होगा। कुरैशी साहब, इसका अगर मैं एक काउंटर आर्गुमेंट आपके सामने प्रस्तुत करूं तो, और आपने ये बोला कि क्या क्या हो अगर लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव हो रहे हों, उसमें आपका नाम हो और लोकल बॉडी में नाम ना हो, अलग अलग रोल्स में। मैं इस आर्गुमेंट को फ्लिप कर देता हूं, अगर आपका लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इलेक्टोरल रोल्स में नाम ही ना हो, तब तो आप लोकल बॉडी में भी वंचित रह जाएंगे। नहीं नहीं, ये वंचित इस प्रपोजल को अगर मान लिया, क्वाइट राइट, लेकिन अभी क्या होता है कि पंचायत इलेक्शन में ज्यादातर देखा गया कि इलेक्टोरल रोल में नाम ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हमारी फीलिंग ये कि वहां पे बोगस वोटर भर दिए जाते हैं, क्योंकि हमको अपने में ये विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंटेग्रिटी और एफिशिएंसी इज मच बेटर, बिकॉज हम लोग नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उसी चीफ मिनिस्टर के अंडर में काम कर रहा है जिसने उसको लगाया है, इसलिए वो इतनी मजबूती नहीं दिखा पाता। आपके महाराष्ट्र में एक इलेक्शन कमिश्नर को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, उसकी विधानसभा ने 2 दिन जेल भेज दिया था। कहाँ गई उसकी इंडिपेंडेंस? तो इसलिए उससे वो इंडिपेंडेंस एक्सपेक्ट करना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अब एक दफा क्या हुआ था, वीरप्पा मोइली कमेटी बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशनल और अमेंडमेंट वगैरह सजेस्ट करने। उस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन था, वो हमारे पास भी आई। उन्होंने सजेस्ट किया मोइली जी ने और कमेटी ने कि हम चाहते हैं कि जी पंचायत इलेक्शन भी हम आपको हवाले कर दें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। हमने कहा भाई माफ करो, वो इलेक्शन तो बहुत गंदे होते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं, हम जो करते हैं उससे 10 गुना डिफिकल्ट होते हैं। हम अपना लोकसभा विधानसभा का अच्छा कर लें, अच्छा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो भी इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए भाई हमको अपना काम करने दो, जो सिस्टम चल रहा है चलने दो। उन्होंने उस बात को माना, उसकी लॉजिक को समझा कि अगर ये करते हैं, लेकिन अब अगर हम कोऑर्डिनेटेड कॉमन इलेक्टोरल रोल इज अ ब्रिलियंट आइडिया, ओनली थिंग इज कि इसमें किसका हुक्म चलेगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हमारे अंडर में नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंट इक्वल अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हो जाए इनके में फ्रिक्शन तो कौन रिजॉल्व करेगा? तो ये पॉसिबिलिटी, बट आई सपोज ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, ये इतना मेजर इशू नहीं है जिसपे हम अपना वक्त खपाएं। एट द टाइम कम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म डेवलप होगा, कुछ ना कुछ वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी। अगला क्या था? अगला बस यही है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बने, वी विल इनिशिएट डिटेल्ड डिस्कशंस थ्रू आउट द कंट्री। आपको लगता है ये वक्त की पुकार है, अगर आप कोई चीज करना चाह रहे हैं तो एक वाइडर कंसल्टेशन पहले करिए। सुझाव आपका? हाँ, ये बहुत अच्छा है इन द सेंस कि जो इतने सवाल रेज हुए, कल से मैं 20-25 चैनल पे जा चुका हूँ, और हर एक पे कोई फेवर में कोई मुखालफत जो बोल रहा है ना, तो वो ये जो ग्रुप इन्होंने सजेस्ट किया, उनके सामने ये सारे मुद्दे आ जाएंगे। मेरे ये बयान भी, बाय द वे, इस कमेटी ने 4 फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को बुलाया था, मुझको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मैं 10 साल से आर्टिकल लिख रहा हूँ इसके खिलाफ। लगता है वो सुनना वही चाहते थे जो वो सुनना चाहते थे। क्यों नहीं मुझे बुलाया? रूल बना दियोगे कि जब हमने प्रीवियस 4 बुलाए तो रूल वो तो कट ऑफ कहीं भी खींच दीजिए, भाई प्रीवियस 5 बुलाते तो मैं भी पहुंच जाता, और मैं उनसे ये गलत जजमेंट रिकमेंडेशन इनको होने नहीं देता। मैं इनको ये बताता कि साहब अगर आप ये सोच रहे हैं जो मैं आपको पब्लिकली बता रहा हूँ तो अच्छा। मुझे एक और भी आपको लगता है आपकी पोजीशन की वजह से इनको ये ठीक नहीं लगा कि आपको इसका नहीं, उनको क्यों नहीं, उनकी नॉलेज में तो होगा
10 साल से मैं आर्टिकल इसके खिलाफ लिख रहा हूँ, खिलाफ फ्रैंकली खिलाफ नहीं लिख रहा, मैं इसके जो फेवर में, जैसे शुरू में मैंने कहा कि भाई वोटर वही है, बूथ वही है, सारी चीजें लॉजिस्टिकली इलेक्शन कमीशन वही है, कायदे से तो इसके दोनों ही पहलू हैं, कुछ खूबियां हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन चूंकि मैं इसके ऑन द होल इसके कि इम्प्रैक्टिकल होने का एम्फसाइज करता रहता हूँ, तो मैं उनको कंफ्यूज कर देता अगर मुझे भी बुलाया होता, क्योंकि उनका तो माइंड, उनको तो मैंडेट दे दिया गया था कि आपने करना है, आपने प्रोज एंड कॉन्स में नहीं जाना, मैं उनको प्रोज एंड कॉन्स में ले जाता कि कैसे करना है इस पर शायद मैं इतना अच्छे सजेशन न दूं, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स तो सुझाना जरूरी है, क्योंकि ये आज नहीं तो जो आपने ग्रुप बताया बड़ा अच्छा है, मेरे अटेंशन से निकला बताइए कि ये अव्वल तो ये ग्रुप और पूरे इंडिया में डिबेट करेंगे, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, उसके बाद ये लोकसभा में डिबेट होगा, बहुत अच्छा है, राज्यसभा में होगा, फिर कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, सब कुछ, ये सारे स्टेजेस तो अभी बाकी हैं, तो ऐसी सूरत। बल्कि एक और संकेत जी, मुझसे एक सवाल कई लोगों ने किया कि पिछली 2 लोकसभाओं में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी सरकार की, उसमें क्यों नहीं लिया ये इसको, और जब इनके पास नंबर नहीं है तब लेके आए हैं कि जब इसको पास कराना शायद इम्पॉसिबल है, तो क्या इसको पास कराने में इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये सिर्फ एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है कि अब डिबेट रियल इश्यूज पे ना होके, अनएम्प्लॉयमेंट पे ना होके, इकोनॉमी पे ना होके, ये डिबेट चल रही है पूरे हर चैनल पे 2 दिन से, और अगले 10 दिन चलेगी, तो ये लोग ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुझसे सवाल हुआ, मैं आप तक आपको कन्वे कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे, फर्ज कीजिए कुरैशी साहब कि ये लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो 2/3 बहुमत चाहिए होगा, किसी तरीके से सरकार ठेल ठाल के इसको पास कर लेती। मेरा सबसे मुख्य सवाल ये है, क्या हासिल क्या हुआ? बतौर देश हमने क्या हासिल किया वन नेशन वन इलेक्शन करा? हाँ, हमने बहुत, आपने ठीक बात कही कि अगर देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये डेमोक्रेटिक तरीके से लोकसभा और उसमें सारे विधानसभाओं में करा लेते हैं तो अच्छी बात है भाई, देश की का मैंडेट आ गया, तो फिर तो हम सबका फर्ज बनता है कि इसको इम्प्लीमेंट करें, खुश उसलूबी से करें, लेकिन बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अचीव करने के लिए हमारा सिस्टम इतने साल से चल रहा है, ठीक ही चल रहा है, एक उसूल है कि डोंट ट्राई टू टिंकर विद समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी वर्किंग, उस वर्किंग उसमें हम वो करेंगे जी, इलेक्शन मोड में रहते हैं, आर्गुमेंट है ये से इलेक्शन, कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा होगा, लेकिन कहीं त्रिपुरा के किसी एक जिले में इलेक्शन हो रहा होगा, तो हमारे कहने के लिए तो ठीक है, इंडिया में हर वक्त इलेक्शन चलता है, अरे भाई सिर्फ त्रिपुरा के जिला प्रभावित हुआ, बाकी तो नहीं हुआ, तो ये एग्जैजरेटेड जो इसके आपत्तियां होती है ना, ये बेबुनियाद है, और दे डोंट मेक सेंस टू मी, टू एवरी सेंसिबल पर्सन आई वुड थिंक। करेक्ट। एसवाई कुरैशी साहब, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे तर्क आपने जिस तरीके से रखे हैं, बिकॉज यू हैव हेल्ड द हाई ऑफिस, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा और कोई तर्क दे सकता है, और हमें ये उम्मीद है अब कि आपकी ये बात सुन के, अब क्योंकि ये वाइडर कंसल्टेशन में जा रहा है, तो अब कुरैशी साहब की बात सुनी जाएगी, अब हो सकता है आगे सुनी जाए। मैं हाजिर हूँ, थैंक क्योंकि यू वेरी मच। क्योंकि दुनिया के, हम पूरी दुनिया में मैं लेक्चर देता हूँ, और इंडिया की डेमोक्रेसी, मेरी किताब का नाम ही है, पहली किताब जो थी, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, उस पर मेरे हार्वर्ड से लेके ऑक्सफोर्ड तक और जगह जगह लेक्चर हुए, इंडिया का मैं झंडा ऊंचा करके आता हूँ। मैं एक दफा इंडिया हाउस लंदन में हाई कमीशन में लॉर्ड्स एंड बैरोनेसेस आए हुए, उनके सामने जब मैंने बताया कि हमारे वोटर यूरोप के पूरे 50 देशों से ज्यादा हमारे अकेले वोटर हैं, और आप सब 50 देश मिला के 40% हो, और तो एकदम अंग्रेजों के मुंह इतने से छोटे हो गए। फिर इंडियन ओरिजिन के लॉर्ड्स एंड बैरोनेस ने मुझको आके कहा कि कुरैशी, तुमने तो हमारा सीना चौड़ा कर दिया, तो मैं आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ आवर इलेक्शन, और इतने अच्छे चल रहा हूँ, और उसको फर्दर सुधारने की जो जरूरतें हैं, भाई क्रिमिनलाइजेशन की तो आप बात नहीं करते, इस वक्त 43% एमपी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस है, जो उन्होंने खुद अपने एफिडेविट से बहुत बताए इंपॉर्टेंट। हमको, तो
मनी पावर को कंट्रोल करने की तो बात आप नहीं करते, और जो सुधार की जरूरत है वो 100 के करीब सुधार के प्रपोजल पेंडिंग है, उनकी बात नहीं करते, इस सुधार की बात कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकली आपको इसमें अपना कोई फायदा नजर आ रहा है ना। तो इसलिए कुरैशी साहब, ये जो लास्ट में आपने बात बोली ये बड़ी बड़ी जबरदस्त है कि जो सही मायने में हमको रिफॉर्म चाहिए इलेक्टोरल प्रोसेस में, वो है क्रिमिनल कैंडिडेट्स के खिलाफ, मनी पावर के खिलाफ, फेक न्यूज के खिलाफ, पेड न्यूज के खिलाफ। आपके हिसाब से वो क्या 2-3-4 चीजें हैं जिस पर वाकई बदलाव होना चाहिए या सोल्यूशन होने चाहिए? ये जो ये 4-5 आपने बोले, यही 4-5 है, इसी को टैकल कर लो तो इंडिया के इलेक्शन क्लीन हो जाएंगे। बाकी तो छोटे मोटे प्रोसीजरल हो सकते हैं, लेकिन इन 4-5 पर ही अगर आप फोकस कर लीजिए तो बहुत सुधार होगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं जिस वक्त ये किताब लिख रहा था, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, प्रेजम्पचुअसली वेरी हाई साउंडिंग टाइटल, मुझे कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया कि साहब आप बड़े पंपस इलेक्शन कमीशन को वो कर रहे हो। उसी जमाने में मैंने आई केम अक्रॉस इकोनॉमिस्ट का एक ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी आता है 2006 से, उसमें हमें इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी लिखा हुआ, फ्लॉड डेमोक्रेसी। मुझे सुन के बड़ा गुस्सा आया, और जो हम इंडियन का एक होता है ना फर्स्ट रिएक्शन कि ये जरूर वेस्टर्न कंस्पिरेसी है, अपने ऐसे पैरामीटर बना दिए कि इंडिया को नीचा दिखाने के लिए। तो उस गुस्से के बाद फिर मैंने जरा पढ़ा कि इन्होंने हमको फ्लॉड डेमोक्रेसी क्यों कहा, कैसे कहा। जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि ये तो यही बात है, तो हम रिफॉर्म के जरिए सुधारने की बात कर रहे हैं। किस वजह से? उन्होंने बात की करप्शन की, उन्होंने बात की वुमेन्स पार्टिसिपेशन के, 50% वुमेन है, 7% या 8% पार्लियामेंट में है, 300 मिलियन 30 करोड़ लोग अनपढ़ हैं। तो यही सारी चीजें जो हमको पीछे ले जा रही हैं, उनको कैसे हम आगे लेके जाएं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा है। वो बातें करें तो अच्छा, एक इंडेक्स नहीं है, इस तरह की 12-13 इंडेक्सेस हैं, और हर इंडेक्स हमको फ्लॉड डेमोक्रेसी कह रही है, और हमको शर्म नहीं आ रही। और एक दफा आप देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे प्राइम मिनिस्टर ने इसको फोकल पॉइंट बनाया। हम 160-170 थे और इतनी इंप्रूवमेंट की, साल भर जोर लगा दिया, हम 30-40 पोजीशन पे आ गए। तो इसको भी, फ्लॉड डेमोक्रेसी को भी 1 साल का हम इशू बना लेंगे, 1 साल के अंदर हम इसको, एक अच्छा कदम जरूर हुआ है कि जो औरतों का रिजर्वेशन जो 2029 से शुरू हो जाएगा 30%, ये बहुत अच्छा कदम है कि जो इसकी वजह से हम पीछे चल रहे थे। ये है लिटरेसी के लिए कि जो हम साल भर के अंदर हर एक लिटरेट को लिटरेट बना दें, ये इन सब की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। तो रियल इश्यूज को तो अटेंशन नहीं, और ये देखो बार बार मैंने एक लफ्ज उसमें लिखा है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखा जाता है, देश के इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता। ये इस फर्क को समझने की जरूरत है कि वी शुड वरी अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट, नॉट पॉलिटिकल इंटरेस्ट। नॉट विनिंग द इमीडिएट नेक्स्ट इलेक्शन शुड नॉट बी अवर कंसर्न। देश की तरक्की, देश की क्वालिटी इंप्रूव होना, डेमोक्रेसी के उसमें होना। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी वुड लाइक टू बी द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी। What will it take to make us the greatest democracy? उसकी तरफ हम 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाए, 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाए, उसके पीछे लग जाए, कर सकते हैं। और बल्कि फ्रैंकली वो सी ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम जब, जैसा मैंने उसको पढ़े रहा था, 43 से इम्प्रूव होके हम 27 तक आ गए थे, और 2 पोजीशन इम्प्रूव होके हम 25 में आके फुल फ्लेज डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आने वाले थे। अब हम 53 पे वापस चले गए, 43 से भी घट के 53 पे चले गए हैं। तो क्वालिटी तो जा रही है। अच्छा, ये कहना है तो फिर क्या हुआ, सरकार ने इस पे व्यू लिया कि ये एक, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि इकोनॉमिस्ट के दफ्तर में लोग भेज दिए प्रोटेस्ट करते हुए कि साहब बताइए आपका क्या नॉर्म है, क्या क्राइटेरिया है, और हम बताएंगे, हम आपको स्टेटिस्टिक देंगे। तो उन्होंने कहा साहब आप ये सामने जो पेड़ है उस पर चढ़ जाइए। ये 203 कंट्रीज में हम ये सर्वे करते हैं, सब जगह का यही पैरामीटर्स हैं, तो इंडिया के लिए कोई हम अलग से थोड़ी बना रहे हैं। और इसलिए तो, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर डेटा को हम मोड़ तोड़ों के अपने लिए फेवरेबल प्रेजेंट कर दें, ये हर जगह नहीं चलता। इकोनॉमिक्स पे हमने करने की कोशिश की, हम उन्होंने हमको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, क्या रह गई हमारी इज्जत। बिल्कुल। कुरैशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और बात करने के लिए। बहुत विस्तार से बात हुई है वन नेशन वन इलेक्शन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।